नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक आंदोलन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सामाजिक आंदोलन का महत्व। आइए देखते हैं। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों और या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में, ये कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं। आधुनिक पाश्चात्य जगत में सामाजिक आंदोलन शिक्षा के प्रसार के द्वारा तथा 19वीं सदी में औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण श्रमिकों के आवागमन में वृद्धि के कारण संभव हुआ। आधुनिक आंदोलन संसार भर में लोगों को जागृत करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा अंतर्जाल का सहारा लेते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन विश्व के सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक है तथा भारत का सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन है। बाबा साहेब का आंदोलन भारत देश के पिछड़े, गरीब, शोषित, दलित लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, विशेषतः मानव अधिकार देने के लिए था। यह भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति भी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, इसलिए उन्होंने देश शोषित लोगों उनके अधिकारों के संघर्ष किया और उनको सफलता भी मिली। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महान सत्याग्रह या चौदार तालाब आंदोलन, नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन और दलित बौद्ध आंदोलन प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे महान मानवाधिकारी आंदोलनकारियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्थान शीर्ष स्थान पर है। राजनीतिक भागीदारी के संस्थागत दायरों के बाहर परिवर्तनकामी राजनीति करने वाले आंदोलनों को सामाजिक आंदोलनों की संज्ञा दी जाती है। लंबे समय तक सामूहिक राजनीतिक कार्यवाही करने वाली ये आंदोलनकारी संरचनाएं नगर, समाज और राजनीतिक तंत्र के बीच अनौपचारिक सूत्र का काम भी करती है। हालांकि ज़्यादातर सामाजिक आंदोलन सरकारी नीति या आचरण के खिलाफ कार्यरत रहते हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त तथा असंगठित प्रतिरोध या कार्यवाही को सामाजिक आंदोलन नहीं माना जाता। इसके लिए किसी स्पष्ट नेतृत्व और निर्णयकारी ढांचे का होना जरूरी है। आंदोलन में भाग लेने वालों के लिए किसी साझा मकसद और विचारधारा का होना भी आवश्यक है। क्या ये खूबियाँ राजनीतिक के औपचारिक दायरों में काम करने वाले किसी राजनीतिक दल या दबाव समूह में नहीं होती? दरअसल सामाजिक आंदोलन अपने बुनियादी चरित्र में अनौपचारिक नेटवर्कों की अन्योन्य क्रिया से बनते हैं। वे ऐसे मुद्दे चुनते हैं जिन्हें औपचारिक राजनीति अपनाने से इनकार कर देती है। साथ ही वे प्रतिरोध और गोलबंदी के गैर परंपरागत रूपों का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक आंदोलन ने अल्पसंख्यकों, हाशियाग्रस्त समूहों और अधिकार वंचित तबकों की राजनीति को बढ़ावा दिया है। इसी कारण से यह भी माना जाता है कि समकालीन लोकतंत्र अपने विस्तार और गहराई के लिए सामाजिक आंदोलन का ऋणी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल और राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों में इस परिघटना का उदय हुआ। इनके पीछे
ऐसी शख्सियतें, नेटवर्क, समूह और संगठन थे जिनका उद्देश्य औपचारिक राजनीति के दायरों के बाहर समाज, राज्य, सार्वजनिक नीतियों को जनहित के लिहाज से प्रभावित करना था। पिछले 60 वर्षों में सामाजिक आंदोलन ने राजनीतिक प्रणालियों और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पर उल्लेखनीय असर डाला है। सारी दुनिया में पर्यावरण का आंदोलन, युद्ध विरोधी आंदोलन, असंगठित मजदूरों के आंदोलन, स्त्री अधिकारों के आंदोलन, वैकल्पिक यौनकर्ताओं के आंदोलन इस परिघटना की सफलता के परिणाम हैं। वित्तीय पूंजी के भूमंडलीकरण से उपजी जन विरोधी प्रवृत्तियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन भी इस श्रेणी में आते हैं। सामाजिक आंदोलन की एक खूबी यह भी है कि वह भले ही उनकी राजनीतिक कार्यवाही में स्थानीयता या जमीन से जुड़े होने का ग्रास रूट्स के संबंध को अहमियत दी जाए, लेकिन वे समस्याओं और मुद्दों को उत्तरोत्तर ग्लोबल संदर्भों में देखते और परिभाषित करते हैं। इसी कारण वे स्थानीय स्तर पर चलाई जा रही प्रतिरोध की कार्रवाइयों को ग्लोबल नेटवर्किंग के जरिए ठिकाने में समर्थ हो पाते हैं। उनका नारा होता है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। इंटरनेट की परिघटना के उभार के बाद सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रसार, समन्वय और नेटवर्किंग की सुविधा में बढ़ोतरी हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में उभरे मध्य वर्ग ने स्वयं को पुराने वर्ग आधारित आंदोलनों के मुकाबले राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से विशिष्ट महसूस करते हुए सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई के ऐसे रूपों को अपनाना पसंद किया जिनके दायरे में कहीं व्यापक किस्म के नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे आते थे। इस जमाने में चले कई सामाजिक आंदोलन कई नागरिक अधिकारों, स्त्री अधिकारों, युद्ध का विरोध करने और पर्यावरण की हिफाजत करने के आग्रहों के इर्द गिर्द गोलबंद हुए। 60 का दशक आते आते इन आंदोलनों की गतिविधियां यूरोप और उत्तरी अमेरिका में काफ़ी बढ़ गईं। इन्हें राजनीतिक कामयाबी भी मिलने लगी। यह देखकर समाज वैज्ञानिकों ने इस परिघटना का अध्ययन शुरू किया। सामाजिक आंदोलनों को समझने के लिए सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया। इससे आंदोलनरत लोगों, समूहों और नेटवर्कों के सामूहिक व्यवहार पर रोशनी पड़ी। दूसरा तरीका संरचनात्मक पर्यायवादी किस्म का था। उसने यह देखने की कोशिश की कि इन आंदोलनों का सामाजिक स्थिरता पर क्या असर पड़ रहा है। मास सोसाइटी का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों को लगा कि सामाजिक आंदोलन निजी तनाव से जूझ रहे व्यक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। दूसरी तरफ संरचनागत प्रकार्यवादी विद्वानों का ख्याल था कि ये आंदोलन सामाजिक प्रणाली में आए तनाव का फलितार्थ है। 70 के दशक में इन अनुसंधान ने नई करवट बदली। इस परिवर्तन के पीछे नए छात्र आंदोलनों और उनसे निकली प्रतिरोध की कार्रवाइयों का प्रभाव था। एक नए सिद्धांत ने जन्म लिया जिसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी, संसाधनों की लामबंदी का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत ने सामाजिक आंदोलन को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जिसके तहत राजनीतिक उद्यमी किसी इच्छित सामाजिक परिवर्तन की खातिर पहले तो संसाधनों का तर्कसंगत संचय करते हैं और फिर लक्ष्यों को बेधने के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत के पैरोकार मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन पूरी तरह से अपनी संसाधन उपलब्ध कर पाने की क्षमता पर ही निर्भर करते हैं। ये संसाधन आर्थिक और मानवीय सहयोग जुटाने पर भी आधारित हो सकते हैं। इनका उद्गम नैतिक सरोकारों और प्राधिकार वगैरह में भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलनों की समझ बनाने की प्रक्रिया में एक थियरी संगठित व्यवहार के अध्ययन के रूप में भी विकसित हुई। उसने सामाजिक आंदोलन को किसी भी अन्य संगठित समूह की तरह समझने की चेष्टा की। आगे चलकर
कई विद्वानों ने सामाजिक आंदोलनों और संस्थागत राजनीति के बीच अन्योन्याक्रिया पर विशेष ध्यान दिया, जिससे राजनीति को प्रक्रियाओं के रूप में समझने के लिए परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। 80 के दशक में हुए कुछ अनुसंधानों ने वामपंथी रुझान वाले कई आंदोलनों पर ध्यान दिया। ये वामपंथी जत्थेबंदियां पदानुक्रम पर आधारित संगठन के बजाय क्षैतिज बनावट वाले संगठन और बारी-बारी से नेतृत्व करने या अनौपचारिक किस्म के नेतृत्व में यकीन करने वाली थी। यूरोप की जमीन और वहीं के परिप्रेक्ष्य के आधार पर हुए इस शोध ने संस्कृति और अस्मिता संबंधी आंदोलनों को अपनी विषय वस्तु बनाया। उन्होंने देखा कि पर्यावरण संबंधी आंदोलन और स्त्री अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन किस प्रकार प्रतिरोध के नए अनूठे तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विमर्श से नव सामाजिक आंदोलन की थीसिस निकली। दरअसल 80 और 90 के दौरान प्रकाश में आई यह थीसिस वामपंथ की स्थापित समझ को चुनौती देने वाली थी। इससे पहले वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई का मतलब वर्ग आधारित गतिविधि के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था। लेकिन जब अमेरिका में अफ्रो अमेरिकनों ने अपने अधिकारों के समर्थन में ब्लैक पावर और ब्लैक पैंथर जैसे रेडिकल और जुझारू आंदोलन चलाए, जब वियतनाम युद्ध के खिलाफ साम्राज्यवाद विरोधी मुहिमें संगठित की गईं, तब आणविक निशस्त्रीकरण के पक्ष में शांति आंदोलन चला। जब रेडिकल फेमिनिज्म ने अपनी दावेदारियां पेश की और जब हवा और पानी के प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई, तो वर्ग संघर्ष को ही केंद्रीय सामाजिक अंतर्विरोध मानने वाली दृष्टिकोण को प्रश्नांकित होना पड़ा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।